Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss a very important topic, and in fact you can say that so far whatever we were reading was introduction to physics. Today we are going to begin physics properly. बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। सो बेसिकली इस चैप्टर का नाम भी यही है और ये कह सकते हैं आपके अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स था और अब जो है हम प्रॉपर फिजिक्स पढ़ना शुरू करने लगे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में रिवाइज कर लें। पिछली वीडियो में आपने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। Let's imagine that this is a car and there are different branches of physics from which people are working for the manufacturing of this car. एक गाड़ी को इमेजिन कीजिए और आपको सिर्फ ये बताना मकसूद है कि एक गाड़ी के बनाने में फिजिक्स की कितनी डिफरेंट ब्रांचेस के लोग काम करते हैं और फिर इवेंचुअली वो गाड़ी इस काबिल होती है कि सड़कों पर चल सके। बैटरी एंड स्टार्टर सोचिए गाड़ी का, तो ये किस फील्ड ऑफ फिजिक्स में आएगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बैटरी और स्टार्टर के मामला सारे ठीक करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। इसी तरह इंजन एंड कूलेंट, आपको क्या लगता है कि इंजन के अंदर जो कूलेंट मूव कर रहा होता है वहां पर फिजिक्स की फील्ड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के रूल्स बनाए हुए, उनके प्रिंसिपल्स काम कर रहे होते हैं और उन सब चीजों को सामने रख कर गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर सेट किया जाता है और जो टेम्परेचर वो दिखाता है मीटर पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उस टेम्परेचर को की परवाह ना की जाए और गाड़ी गर्म हो जाए तो पूरे का पूरा इंजन सीज हो सकता है। इसी तरह से अगर बैक व्यू मिरर को आप देखें तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के मिरर्स लगे होते हैं और उसमें ऑप्टिक्स के रूल्स बहुत अहम हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कौन सा मिरर यूज होना चाहिए, उसका फोकल पॉइंट क्या है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, ड्राइवर को कितनी सहूलत से नजर आएगा, कितने दूर तक ड्राइवर देख सकता है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल नहीं होती, बल्कि जो ऑप्टिक्स फील्ड है फिजिक्स की उसके एक्सपर्ट्स इन चीजों को डिसाइड करते हैं। इसी तरह बेटा स्पिनिंग मोशन ऑफ द व्हील्स एंड टायर्स, जिन व्हील्स पर गाड़ी चल रही है और जिन व्हील्स के ऊपर उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों की लाइफ का इन्हिसार है, अगर उनकी बैलेंसिंग ठीक ना हो, उनका जो टर्निंग मूवमेंट है वो ठीक ना हो, मोशन ठीक ना हो, तो गाड़ी बहुत डेंजरस किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये सब कुछ मैकेनिक्स में आता है जो कि फिजिक्स की एक फील्ड है और उसमें मोशन के बारे में पढ़ा जाता है, रोटेटरी मोशन, स्पिनिंग मोशन, किस तरह से गाड़ियों की बैलेंसिंग की जा सकती है, किस तरह से मिनिमम फ्यूल खर्च करके मैक्सिमम स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपको बताना इस वक्त ये मकसूद था कि जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं वो सब की सब मिलकर एक गाड़ी के बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द इतनी मुख्तलिफ मशीनरी फैली हुई है उसमें कितने फिजिक्स के रूल्स मुसलसल काम कर रहे होंगे और किस तरह लोगों ने फिजिक्स के रूल्स को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को टेक्नोलॉजी में चेंज किया है और उसको ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया है। Having said this, now let's begin with our main topic, that is measurement. Measurement is a comparison between an unknown quantity, measurable quantities like mass and length etc., and a standard to see how many times as big it is. बेटा मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट आप लफ्ज सुनते भी रहते हैं, आम जबान में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में इसको नापना कहते हैं। नापने का क्या मतलब है? किसी भी चीज को नापना या तोलना या मेजर करना, इसका क्या मतलब है? सादा लफ्जों में इसका मतलब ये है कि हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, इंसानों ने ओवर द इयर्स ये सीखा कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए। हम चूंकि पूरी दुनिया में आपस में इंटरेक्शन होता है, तो वैसे ही दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों को कैसे बताएं कि ये चीज कितनी लंबी है, उसके बताने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट हो। स्टैंडर्ड यूनिट का क्या मतलब कि जो मीटर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है उस मीटर की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई उसकी जापान में भी हो, उसकी अफ्रीका में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, अमेरिका में भी हो,
हर जगह पर उसकी लंबाई एक स्टैंडर्ड हो। इसी तरह जो किलोग्राम हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है उसका वजन कम ज्यादा ना हो, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी मुल्क में चले जाएं तो उसका वजन उतना ही रहे। जब एक नॉन क्वांटिटी होती है, अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, फॉर एग्जांपल किलोग्राम, फॉर एग्जांपल मीटर, किलोमीटर, ये सब नॉन क्वांटिटीज हैं, इनकी मेजरमेंट सबको मालूम है कि कितनी है। अब इनके अगेंस्ट हम दूसरी चीज को मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कपड़ा लिया, उसको मीटर से नापा तो हमने कहा कि ये 1.5 मीटर है। 1 मीटर हमने देखा कि पूरा था और बाकी आधा मीटर है, तो फिर इस हिसाब से हम उसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं, लेंथ लिख लेते हैं। तो बेसिकली इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि इज अ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या है? मिसाल के तौर पर कपड़े की लेंथ। कपड़े की लेंथ इज नॉट नोन येट, अभी हमें नापने से पहले नहीं मालूम कि वो 1.5 मीटर है, लेकिन स्टैंडर्ड हमें मालूम है कि मीटर कितना लंबा है, वो डिसाइडेड है पहले से, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम अननोन क्वांटिटी यानी कपड़े की लंबाई को नापते हैं। यूनिट इज स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। सो हर क्वांटिटी का मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो किलोग्राम हो वेट के लिए, चाहे वो किलोमीटर हो लेंथ के लिए, चाहे वो लीटर्स हो वॉल्यूम के लिए, जो भी हो वो एक स्टैंडर्ड होता है और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड चेंज नहीं होता। बिफोर अ मेजरमेंट कैन बी मेड अ स्टैंडर्ड और यूनिट मस्ट बी चोजन। मेजर करने से पहले हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर, चूंकि हम कपड़े की मिसाल डिस्कस कर रहे हैं तो उसी को आगे लेके चलते हैं कि हमने मीटर में नापना है, हमने फुट में नापना है, हमने इंचेस में नापना है, या हमने यार्ड्स में नापना है यानी गज में। तो इन 4-5 यूनिट्स जो अवेलेबल हैं उनमें से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट, कौन सा स्टैंडर्ड हमने चूज करना है। The size of the quantity to be measured is then found with an instrument having a scale marked in the unit. जो क्वांटिटी है उसका साइज फिर किसी स्केल के जरिए मालूम किया जाएगा, चाहे वो लंबाई की सूरत में रूलर है या हमारी मीटर स्टिक है या यार्ड स्टिक है, या वेट के मालूम करने की सूरत में हमारा फिजिकल बैलेंस है, तराजू जिसे कहते हैं, या वेइंग मशीन है। कोई ना कोई स्केल, कोई ना कोई ऐसा आला, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होगा जिसके ऊपर वो यूनिट मार्क्ड हो। ये जो रूलर है जिसके ऊपर आप आम इस्तेमाल करते हैं 12 इंचेस वाला, ये भी एक ऐसा ही नापने का आला है, इंस्ट्रूमेंट है, स्केल है, इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, ग्रेडेड है। जब ऐसे किसी चीज पर निशान लगे हो तो उसे हम कहते हैं कि ग्रेडेड है या उस पर यूनिट मार्क्ड है, ताकि उसके अगेंस्ट हम नाप सकें। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। फिजिक्स नाम ही उस साइंस का है जिसमें सिर्फ वही क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं जिनको हम नाप सकते हैं और जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। Quantities like length, mass, time, density, temperature can be measured. Therefore, they are called physical quantities. ये सब क्वांटिटीज यानी किसी चीज की लंबाई, किसी चीज का वजन, किसी वक्त, और इसके अलावा डेंसिटी, कितनी उसकी कसाफत है, वो सब, इसी तरह दर्जा हरारत, ये सब हम मेजर भी कर सकते हैं और इसीलिए इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। For example, the length of the book can be measured. It's very simple. आप बड़े आराम से किताब की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। The duration of your stay at school is also measurable. आप स्कूल में कितने घंटे रुकते हैं? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे आप घर में रहते हैं, ये सब चीजें नापी जा सकती हैं। Hence, these are physical quantities. Physical quantities are classified into 2 categories: base quantities एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम 2 किस्म की क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटीज एंड derived quantities. Minimum number of physical quantities selected and their units are defined and standardized such that in terms of these all other physical quantities can be expressed are called base quantities.
बेस क्वांटिटीज को सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि सबसे पहले जिन चीजों के यूनिट्स डिसाइड किए गए और जिनके यूनिट्स किसी और क्वांटिटी पर बेस्ड नहीं हैं, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। आमतौर पर जो क्वांटिटीज आपको मालूम है, मिसाल के तौर पर लेंथ, वेट, टाइम, ये सब बेस क्वांटिटीज हैं, ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी शायद आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ ना आए कि किसी और पर डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। जब आप डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज एक्चुअली विच आर बेस्ड ऑन बेस क्वांटिटीज, और वो बेस क्वांटिटीज से ही बनती हैं। बेस क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हमें मिलती हैं। तो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो बेसिकली नोन है, अवेलेबल हैं, वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं है। The corresponding units for these quantities are called base units. तो इसी तरह इन क्वांटिटीज के लिए मिसाल के तौर पर लेंथ एक क्वांटिटी है, लेंथ के लिए जो यूनिट है दैट इज मीटर, तो मीटर को हम बेस यूनिट कहेंगे और लेंथ को हम बेस क्वांटिटी कहेंगे। इसी तरह टाइम जो है वो एक बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो सेकेंड है, तो उसको हम बेस यूनिट कहेंगे। मैस एक बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट किलोग्राम है, तो उसको हम बेस यूनिट कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो कि बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। बेस क्वांटिटीज को ही या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है या उनकी बेसिस पर डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करते हुए बीच में से बेस क्वांटिटीज हटा दें तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते। हमें बेस क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है, तब ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। बिल्कुल जिस तरह से बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब इन सब चीजों को एक यूनिफॉर्म शक्ल देने के लिए, एक ऐसी शक्ल देने के लिए कि जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई लेंथ हम यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के मेजर करते हैं और वो लेंथ जापान, चाइना, कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी दोबारा मेजर की जाती है तो वो उतनी ही हो, इसके लिए जरूरी था कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते जो कि इंटरनेशनल यूनिट्स का होता। वही बात जो आपको पहले मैंने समझाई कि इंटरनेशनल यूनिट्स का मतलब यह है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड दीज यूनिट्स रिमेन द सेम। पाकिस्तान में जो मीटर इस्तेमाल हो रहा है वही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं भी वही मीटर इस्तेमाल होगा और उसका साइज उतना ही होगा। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, which is your heading number 1.3. A complete set of units for all physical quantities is called system of units. एक पूरा सिस्टम बनाया गया जिसमें हर क्वांटिटी के लिए कहा गया कि लेंथ को हम इस यूनिट में नापेंगे, मास को हम इस यूनिट में नापेंगे, टाइम को हम इस यूनिट में नापेंगे। ये एक पूरा सिस्टम था, एक पूरा टेबल था और उसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एब्रीविएटेड एज SI यूनिट्स। बेटा यहाँ पर यूनिट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आपकी बुक में, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। UNITE लिखी हुई है, इस ई को काट दीजिए, यूनिट्स होना चाहिए। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एब्रीविएटेड एज SI यूनिट्स। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको हम SI यूनिट्स कहते हैं। S भी कैपिटल, I भी कैपिटल, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, system international units. Actually, SI units is a short form of the French name System International d Units, which means International System of Units. चूंकि सबसे पहले ये इसको स्टैंडर्डाइज करने का काम फ्रांस में शुरू हुआ था, सबसे पहले फ्रांस में ये सोचा गया कि हमें इंटरनेशनल यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में प्रॉब्लम ना हो और हम कंफ्यूज ना हो। और ये ऑलमोस्ट 2 सदी पहले की बात है, आज की बात नहीं है, बल्कि तकरीबन 2 सदी पहले ये सिस्टम स्टैंडर्डाइज किया गया। The international system of units is based on 7 base units or 7 basic units.
फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसमें बुनियादी तौर पर 7 बेस यूनिट्स हैं, यानी उसमें 7 बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 7 बेस यूनिट्स रखे गए हैं। द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, their SI base units and symbols are given in the table 1.2। ये जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके SI बेस यूनिट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं, ये टेबल 1.2 में दिए गए हैं। हम अभी ये टेबल पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये छोटी छोटी टिटबिट्स पढ़ लें। एरोप्लेन पायलट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ मेजरिंग एंड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेफ फ्लाइट्स। अच्छा बेटा, आखिर इनकी जरूरत क्यों, छोटे और बड़े यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? थोड़ा सा आप अपने जहन को यूं सोचिए कि अगर आपने किसी किताब की लंबाई मालूम करनी है तो आप उसको किलोमीटर्स में नहीं नापेंगे, जो कि बहुत बड़ा पैमाना है लेंथ का। अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है अपने शहर से लेकर किसी दूसरे शहर तक, तो फिर आपको एक बड़ा यूनिट चाहिए जो कि किलोमीटर्स हो सकता है। लेकिन अपनी बुक की लेंथ मेजर करने के लिए जाहिर है आप किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी बहुत बड़े ह्यूज कंटेनर का वजन मालूम करना है तो उसके लिए आप ग्राम्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके लिए किलोग्राम्स या किलोग्राम से भी कोई बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपने सब्जी तोलनी है या कोई और थोड़ी सी चीज तोलनी है, कोई पल्सेस तोलनी है, दालें चावल तोलने हैं, तो उनके लिए फिर आप छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ा यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि एरोप्लेन के इस्तेमाल, एरोप्लेन का जो पायलट है उसको बहुत लंबा फासला नापना होता है, जहां पर वो जो उसका उड़ने का पॉइंट है वहां से लेकर जमीन तक का फासला उसको चाहिए, अगले एयरपोर्ट तक का फासला कितना है, जिस शहर में वो जा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए कितना फासला है, कितना फ्यूल दरकार होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर हमें छोटे यूनिट चाहिए होते हैं उसी क्वांटिटी के, लेंथ के ही, और कहीं पर हमें उसी क्वांटिटी के बहुत बड़े यूनिट चाहिए होंगे, तभी हमारी ये जो फंक्शनल लाइफ है ये आसानी से गुजर सकती है। इसके अलावा हमारी पिछली स्लाइड में एक छोटा सा चैलेंज आपको दिया गया था। यहाँ पर देखिए तो एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि आर देयर क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर। क्या कोई ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो कि हम नाप नहीं सकते? तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसी क्वांटिटीज क्या हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। अभी तक तो हमने यही बात की कि बेस क्वांटिटीज होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। बेस क्वांटिटीज तो डेफिनेटली मेजर की जाती हैं और डिफाइन की जाती हैं, और उन्हीं बेस क्वांटिटीज की बेसिस पर डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है और मेजर किया जाता है। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम नाप नहीं सकते और मेजर नहीं कर सकते? दिस इज योर चैलेंज टिल यू गेट द न्यू वीडियो। अगर उससे पहले आपको पता चल जाए तो आपने जरूर कमेंट्स में या मैसेज में बताना है कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटीज हैं जिनको इंसान अभी तक नापने के काबिल नहीं हुए। अगली वीडियो में हम वो 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ेंगे, उनके 7 बेस यूनिट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में टेबल 1.2 में दिए हुए हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन अपनी कॉपीज में लिखिए और ये डिस्कस कीजिए कि आखिर मेजरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और मेजर करना क्यों जरूरी है।